मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे माँ बाप को मेरे रिश्ते की बहुत बड़ी फिक्र थी, क्योंकि मुझसे छोटी चार बहनें और भी थी और जब तक मेरी शादी नहीं होती तो उनकी भी नहीं हो सकती थी। मैं मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखती थी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि दहेज बना सकते, और जो कोई भी रिश्ते वाला आता वो आते ही दहेज की लंबी लिस्ट पकड़ा देता था, जिसको पूरा करने के काबिल हम कभी भी नहीं हो सकते थे। इसलिए वो पलट जाते थे और अभी तक मेरे काफ़ी रिश्ते यूं ही दहेज ना होने की वजह से जा चुके थे, और इस बात ने हमारे माँ बाप की रातों की नींद उड़ा रखी थी। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हासिल की थी, लेकिन आज के दौर में मेरी पढ़ाई भी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा लोग पैसे को अहमियत देने लगे थे और माँ बाबा को डर था कि अगर मेरी उम्र गुजर गई और मेरा रिश्ता नहीं आया तो मेरी वजह से मेरी बाकी बहनें भी घर में बैठी न रह जाए। मैं थक हार कर माँ से कह दिया कि आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो और छोटी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता है जो बगैर दहेज के उसे शादी कर ले जाए तो उसकी शादी कर दो। मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू कर दी थी ताकि बहन की शादी के लिए कुछ कर सकूं। बहुत जल्द मेरी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई थी, तो मेरे माँ बाप की आधी फिक्र खत्म हो गई थी। लेकिन अभी भी वो मेरे रिश्ते के सिलसिले में हर वक्त की कोशिश करते रहते थे कि और आए दिन मेहमानों को घर पर बुलाया होता था। लेकिन अब मैं इन चीज़ों से परेशान हो चुकी थी और अब मेरे तो दिल में कभी शादी का ख्याल नहीं आता था। मैंने इस ख्याल को ही दिल से निकाल दिया था कि मैं कभी किसी की दुल्हन बनूंगी या मेरी ज़िंदगी में भी कभी खुशी आएगी, लेकिन शायद मेरा नसीब देर से खुलना था। हुआ दिन यूं कि जैसे ही मैं स्कूल से वापस आई तो माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, सुनोगे तो तुम अपनी किस्मत पर रश्क करोगी। मैंने उनसे पूछा, ऐसा भी कौन सा रिश्ता आ गया है? तो माँ ने कहा कि रिश्ते वाले ने एक बहुत ही अच्छे लड़के के बारे में बताया है, उसका एक अपना सेंटर है और वो महीनों के लाखों कमाता है। मैंने तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई थी तो वो कहने लगी कि लड़की को सिर्फ एक सीधी साधी और नेक शरीफ लड़की चाहिए, उसे शक्ल और सूरत और दहेज वगैरह का कोई लालच नहीं है। माँ बाबा तो ऐसे खुश थे जैसे कि उन्हें कोई दौलत मिल गई हो, जबकि मेरे दिल में तो बहुत से मसले थे कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड न करे। और मेरी 1.5 महीने के अंदर शादी हो गई। शादी के बाद मुझ पर यह राज खुला कि उसका सेंटर तो उसकी छत पर ही है। मुझे शादी को लेकर बहुत से ज़्यादा वहम और ख्यालात सता रहे थे, लेकिन शादी के बाद मेरे सारे बहन दूर हो गई थी, क्योंकि मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। मुझे कहने लगा है कि अब मैं तुम्हें अपना बिजनेस में पार्टनर बना दूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं अपने पति के काम में हाथ बटा दिया करूंगी। मुझे कहने लगा कि मैं औरतों का ही जमा करता हूँ और तुम्हारा काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को इस जगह लाना ताकि वो हमारी कस्टमर बन जाए। औरतें अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उनके पति को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे मना कर रखा था कि ऊपर कोई भी मर्द नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वही औरतें आ सकती है जिन्होंने मेकअप करना था, और एक वक्त में सिर्फ एक ही औरत ऊपर जाती थी। वह इलाज बहुत महंगा करता था। माँ ने तो कहा था कि वह महीने के लाखों कमाता है, जबकि मुझे लगता था कि वह रोज़ाना के लाखों कमाता है, क्योंकि जो औरत उसे इलाज करने के लिए नीचे आती तो वो मेरे हाथों में पैसे पकड़ा देती थी, और वो इतने ज़्यादा पैसे होते थे कि मैं दंग रह जाती थी। रोज़ाना की 10-15 औरतें भी आ जाती तो हमारे वारे न्यारे हो जाते। मेरे पति ने मुझे एक काम सौंप रखा था कि मैं नीचे ही रहा करूं और औरतों को डील किया करूं। मुझे ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का वो सारा काम खुद ही संभाल लेगा। बल्कि अपनी मदद के लिए उसने अपने साथ में 2-3 लड़कियां भी रखी हुई थी जो इस काम में महारत रखती थी। इसी वजह से मुझे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। 1-2 बार मैंने अपने पति से कहा कि मुझे ऊपर का सारा सेटअप तो दिखा दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम्हें क्या ज़रूरत है वो सब देखने की। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा इलाज करूं तो फिर और कोई बात है। मैं डर गई, क्योंकि मुझे तो इन सब से खौफ आता था। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कराना है, नहीं मैं देखना चाहती हूँ। मेरे पति के साथ जो 2 लड़कियाँ काम करती थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। शायद मुझे ये था कि वो मेरे पति के आसपास रहती थी कि वह उन्हें समझ जाना देने लग जाए, क्योंकि वो अच्छी खासी हसीन लड़कियाँ थी। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। एक औरत इलाज करने आई, लेकिन उसने नकाब और बुर्का पहन रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आई है।
मैंने उसे जमा करने के लिए ऊपर भेज दिया और वो मामल से काफ़ी देर लगा कर वापस आई। जब वो नीचे उतरी और मुझे पैसे पकड़वाए तो मुझे उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। जाने क्यों वो रो रही थी। मेरे हाथों में पैसे पकड़वा कर कहने लगी कि ऊपर वाला ये जुल्म तुम्हारी औलाद के साथ भी करे, फिर तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं उसकी बातों को समझ ही रही थी कि वो रोती हुई वहाँ से चली गई। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा था कि आखिर इसको ऐसा क्या हुआ है कि रोते हुए यहाँ से गई है और ये बद्दुआ क्यों दे रही थी। रात को मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उस औरत के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि ऐसी औरतें भी आती हैं, तुम फिक्र मत करो, इनको इग्नोर क्या करो। बस मेरे पति का ये कहना था, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी सारी औरतें मुझे ऐसी नज़र आई थी जो मुझे पैसे देते हुए बहुत रोती थी और मुझे बद्दुआएं देकर जाती थी। मुझे उनकी बातों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन मेरा पति कहता था कि वह जानबूझकर ऐसा करती है ताकि उनको पैसे न देने पड़े। अगर हम रोज़ाना के लाखों कमाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था कि पैसे जाते कहाँ हैं। पर मेरा पति सारे पैसे या तो बैंक में रख देता था या किसी के पास रखवा देता था। मुझे बस वही पैसे मिलते थे जो हर महीने मेरा पति पॉकेट मनी के तौर पर देता था। मेरी माँ को पता चला तो माँ मुझे कहने लगी कि तुम तो बेवकूफ़ हो जो अपने पति की कमाई पर नज़र नहीं रख रही हो। अगर पति की कमाई अपने हाथ न रखी जाए तो वो बाहर पैसा उड़ाना शुरू कर देते हैं। तुम अपने पति पर नज़र रखा करो, उसे बोलो कि वे पैसे या तो बैंक अकाउंट में रखे या तो तुम्हारे हवाले किया करे। मैं जब अपने पति से ये बात कही तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये सारे पैसे मेरी मेहनत के कमाए हुए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूँ। औरत ज़ात हो, तुम कभी संभाल सकती हो। ये पैसे एक कारोबार में इन्वेस्ट करता हूँ और ज़ाया नहीं करता हूँ। वो पैसे किस कारोबार में इन्वेस्ट करता है और किसके साथ करता है उसने मुझे कभी नहीं बताया था और ना ही कभी पूछा था। मुझे सब उसकी इन्हीं बातों का मालूम था जो वह मुझे खुद बताता था। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तुम मेरी माँ का भी इलाज कर देना। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मेरे पति ने मुझे साफ मना कर दिया कि तुम्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है। अब अगर पैसों में इलाज नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी पॉलिसी है और तुम्हारी माँ इतने सारे पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो बेहतर है कि तुम उनका किसी सरकारी अस्पताल से ही बेहतर इलाज कर लो। अपने पति की बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि ये कैसा इंसान है। वैसे तो मेरा इतना ख्याल रखता है और जब भी मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ तो मुझे हमेशा माँ को देने के लिए पैसे ज़रूर देता है। तो आज इसे क्या हो गया है, मेरी माँ के इलाज से इसने साफ मना कर दिया। मैं अपने पति से कई दिन तक नाराज़ रही और उसके साथ की जो 2 लड़कियाँ थी वही उसका काम संभालती रही। आहिस्ता आहिस्ता मुझे शक होने लगा कि शायद वो बदल रहा है उन लड़कियों की वजह से, शायद वो मेरे पति को भड़का रही होगी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति को अपने काबू में करना चाहिए, वरना वो लड़कियां तो मेरा पति ना हथिया लें। इसलिए मैं चुपचाप किए बगैर उसे कहे अपना काम दोबारा संभाल लिया। काफ़ी दिनों के बाद वो औरत मुझे दोबारा नजर आई जो कि पहले भी आ चुकी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और वह सीधा छत पर चली गई। रोज़ के मुताबिक वो रो रही थी। मुझे पैसे देते हुए कहने लगी कि तुम लोगों को तो शर्म नहीं आती, तुम लोग तो ऊपर वाले को भुला चुके हो। अब मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें ऊपर वाला ऐसे पूछे कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त भी करूंगी। अब बस हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऊपर ऐसा क्या हुआ है जो इतने गुस्से में वो नीचे आई है। शायद उसे इलाज पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति को ये बताना चाहिए। मैं जल्दी से छत पर जाने लगी तो सीढ़ियों पर ही मेरा पति मुझे मिल गया। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हें मना किया है कि तुम ऊपर नहीं आ सकती हो, तुम्हारा छत पर आना मना है, तो तुम ऊपर क्या करने आ रही हो। मैंने उसे बताया कि मैं तो तुम्हें खबर देने आ रही थी कि वह औरत इस तरह की बातें कर गई है। मेरा पति मुझे कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाएगी। तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम कभी भी ऊपर मत आना, तुम्हारा काम नीचे का है और तुम नीचे ही रहो। मुझे हैरत हुई थी, ऐसा क्यों कह रहा था वो। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे उसके साथ काम करते हुए, उसका काम संभालते हुए, तो फिर अब वो मुझे ऊपर क्यों नहीं आने देता। मुझे अब अपने पति पर थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगा था कि कहीं वो उसका उन लड़कियों के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है जो मुझे छत पर आने से रोक देता है। मेरा दिल चाहता था कि मैं एक बार ऊपर जाकर देख लूं कि ऊपर चल क्या रहा है।
इसलिए एक दिन मैं ऊपर छुपकर छत पर चली गई थी। छत पर काफ़ी सारे कमरे थे। उस वक्त सारे कमरों के दरवाजे बंद थे। अभी मैं किसी एक कमरे का दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि सामने से एक लड़की नजर आती हुई दिखाई दी। वो वही खूबसूरत लड़की थी जो मेरे पति के साथ इलाज करवाती थी। मुझे देखकर वो घबरा गई और मुझे कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अगर आपके पति ने आपको यहाँ पर देख लिया तो आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। आप जल्दी से नीचे चली जाए। हैरत की बात तो ये थी कि मुझे तो अपना पति कहीं पर नजर नहीं आ रहा था और थोड़े देर पहले जो 2 से 3 औरतों का इलाज करने के लिए ऊपर आई थी वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। शायद वो बंद दरवाजे के पीछे इलाज कर रहा था। मैं हरगिज भी नीचे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ गई और कहने लगी कि तुम अपने पति के हाथों मारोगी और हमें भी मरवाओगी। उसने मुझे कह रखा था कि तुम्हें कभी भी ऊपर ना आने दूँ। मैं हैरानी और उलझन से पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। मुझे भी बताओ कि ऐसा आखिर छत पर क्या होता है जो वो किसी मर्द को और मुझे ऊपर आने नहीं देता है। वो कहने लगी कि मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम किसी रोज़ बुर्का पहनकर ऊपर चली आना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे यहाँ पर क्या होता है। उसकी बात सुनकर मेरा शक और ज़्यादा पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। उसके अगले ही दिन मैं बाजार से जाकर बुर्का खरीद कर आ गई और मैं अपने पति को ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया कि मैं किस काम में लगी हुई हूँ। अगले दिन जब मेरा पति छत पर अपने काम के सिलसिले में चला गया और औरतों का आना जाना शुरू हो गया, तो मैं भी बुर्का पहनकर और अच्छे तरीके से नकाब ओढ़कर ऊपर चली आई। मैंने उस लड़की को जाकर कहा कि मैं बुर्का पहनकर अपना चेहरा छुपा कर आई हूँ। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वो कहने लगी कि अब तुम्हें अपने पति की असलियत का मालूम करना है। तो वो मुझे एक कागज़ देकर कहने लगी कि ये कागज़ तुम्हारा टोकन नंबर है। थोड़ी देर के बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी तो तुम कमरे में चली जाना। मैंने जल्दी से पूछा कि कमरे में जाकर क्या करना होगा। तो वो कहने लगी कि तुम चुप रहो बस। तुम जब कमरे में जाओगी तो खुद ना खुद सारा राज तुम्हारे सामने आ जाएगा। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मुझे कहने लगी कि चलो अब तुम्हारी बारी आ गई है। मुझे एक कमरे की तरफ इशारा करके वह दूसरी औरतों से पैसे वसूलने लगी। क्योंकि ये काम मेरा था, लेकिन आज मैं खुद ऊपर आ गई थी तो मैंने उसे कह दिया था कि तुम पैसे ले लेना। एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर भी अंदर आ गई। वहाँ पर पहले दूसरी लड़की ने मेरा टोकन नंबर चेक किया और फिर मुझे साथ लेकर एक कमरे में आ गई जहाँ पर सिर्फ मेरा पति बैठा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरी असलियत उसके सामने खुल ना जाए या मेरे पति को ये ना पता चल जाए कि इस नकाब के पीछे मैं हूँ। मेरा दिल पूरी तरीके से घबरा रहा था, लेकिन मैं अपने आप को मजबूत करके अपने पति के सामने बैठ गई। क्योंकि उसने मुझे कभी नकाब में नहीं देखा था, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया था। वो मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ पर लेट जाओ और अपना बुर्का भी उतार कर रख दो ताकि तस्वीर अच्छे से आए। मैं तो चौंक कर रह गई थी कि वह तो इलाज करता है तो तस्वीरें वाला क्या चक्कर है। मैं अपनी तस्वीर नहीं बनवाने दे सकती थी। अगर मैं नकाब उतारती तो मेरा चेहरा उसके सामने खुल जाता। इसलिए मैं जल्दी से उसे एक तरफ धक्का दिया और भागती हुई बाहर आ गई। मैं जल्दी से नीचे आई और आते ही बुर्का उतार कर अपनी जगह पर बैठ गई। 2 मिनट के बाद मेरा पति भी पीछे पीछे भागता हुआ आया और मुझे कहने लगा कि औरत नीचे भागती हुई आई थी, वो कहाँ पर चली गई। मैंने कहा कि वो तो भागते भागते यहाँ से बाहर चली गई। वो सोचता हुआ ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पति असल में करना क्या चाहता था। वो औरतों की तस्वीर क्यों बनाता है और औरतें उसके पास अपनी तस्वीर बनवाने क्यों आती है, लेकिन वो फिर बदले में बहुत सारे पैसे क्यों देकर जाती है। मैं जितना सोचती थी उतना ही उलझ जाती थी। उसी रात मैंने अपने पति को कॉल पर किसी पे बात करते हुए देखा। वो कह रहा था कि तुम्हें कल घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तुम मुझे ड्रेस भेज देना और जितने पैसे मैंने कहा है उतने ही पैसे होने चाहिए। थोड़ी देर के बाद फिर वो कहने लगा कि हाँ, तस्वीर तो मैं लेकर आऊँगा। मैं फ़ैसला कर ली कि मुझे अपने पति का पीछा करते ये सब कुछ मालूम करना होगा कि वह कहाँ पर जा रहा है। अगले दिन वो घर से बाहर जाने लगा तो थोड़ी देर के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद शायद मेरे पति को एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एकदम से पलटा और मैं उसके पीछे ही थी। उसने मुझे देख लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होकर मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो मैंने जल्दी से बात को टालते हुए कहा कि
कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घर पर वापस जा रही थी। मैं जल्दी से घर पर वापस भाग गई। मेरा पति वहां से चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि थोड़ा सा और अच्छे से मौका से उसका पीछा करती तो शायद आज मुझे उसका राज मालूम हो जाता। घर आकर मैं सोने लगी कि मुझे एक बार फिर से छत पर जाना चाहिए, देखना तो चाहिए कि वहाँ पर क्या इंतज़ाम वगैरह कर रखा है। घर आकर मैं सोचने लगी कि मुझे एक बार फिर से छत पर जाना चाहिए, देखना तो चाहिए कि वहाँ पर आखिर क्या इंतज़ाम कर रखा है। क्या वाकई वहाँ पर इलाज होता है या उसके अलावा और कई काम होता है। मैं छत पर आ गई, एक एक करके सारे कमरे खोलने लगी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी कि वहाँ पर तो इलाज का कोई सेटअप ही नहीं था। इसका मतलब तो साफ साफ था कि वहाँ पर इलाज की कुछ नहीं हो रहा था, और तो और यकीनन तस्वीर बनाने का ही कोई काम था। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता था कि आखिर वे औरतें तस्वीर खिंचवाने के बदले ढेर सारे पैसे मेरे पति को देकर जाती थी। मैं जितना सोचती थी मुझे उतना ही ज़्यादा ये सवाल चुभ रहा था। दोपहर के वक्त मेरा पति भी घर वापस आ गया था। उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे जो उसने अलमारी में रख दिए थे। इससे पहले कि मैं उससे कोई पूछती कि वे कैसे कहाँ से आए हैं, अचानक हमारा दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। दरवाज़ा खुल गया तो दरवाजे पर पुलिस को देखकर हम दोनों के रंग उड़ गए थे। मुझे हैरत हुई कि पुलिस हमारे दरवाजे पर क्या करने के लिए आई है। पुलिस के साथ उस औरत को देख देख कर, जिस औरत को मैंने अक्सर देखा करती थी, वह रोते हुए नीचे आती थी और मुझे बद्दुआएं देकर जाती थी। उसको देखकर तो मैं परेशान हो गई थी। उस औरत ने मेरे पति की तरफ इशारा कर कर पुलिस वाले से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। यही है वो आदमी जो मुझे समेत जाने कितनी औरतों को अपने गांव में फंसाकर ब्लैकमेल कर कर लाखों पैसे ऐंठ चुका है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरा पति तो ऐसा नहीं है। वो कहने लगी कि तुम क्या जानती हो अपने पति के बारे में? हकीकत तो ये है कि उसने अपना कारोबार बनाया हुआ है। पहले मजबूर और बेबस लड़कियों को मौका देता है कि उनकी तस्वीरें बनाएं और उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता है ताकि उनके घर का खाना पानी चल जाए, और फिर उन तस्वीरों को बिना कई लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे मंगवाता है। मैं भी उस गांव में ही फंस गई थी क्योंकि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं एक दिन किसी के कहने पर यहाँ पर आई, कुछ फ़ोटो शूट के लिए तस्वीर बनवाई। इसने मुझे पैसे दिए तो कुछ टाइम के बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैं इसे मुँह मांगी रकम नहीं दूंगी तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और यही वजह थी कि मुझे मजबूरी पर यहाँ आना पड़ता था और इसको पैसे देने पड़ते थे, और अभी भी ये मुझे ऐसे ही पैसे लेकर आया है। ये सारी हकीकत जानकर कि मेरे पति का इलाज का कारोबार नहीं है बल्कि ये गंदा कारोबार था, मैं तो हैरत में आ गई थी। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब मैं बुर्का पहन कर गई थी तो उसने मुझे बुर्का उतार कर तस्वीरें बनाने के लिए कहा था, क्योंकि तो उसका कारोबार ही यही था। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर तस्वीर बनाने का मकसद क्या था। अब सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। पुलिस ने मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वह एक मसला लड़की का नहीं था, जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका था, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे सज़ा हो गई, जबकि मेरी ज़िंदगी तो फिर पहले जैसे ही हो चुकी थी। मैंने उस धोखेबाज आदमी से तलाक ले ली थी और फिर से एक एक इम्तहान के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तलाकशुदा औरतों को जीने नहीं दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।